जैसा कि मुझे स्टार्टिंग में फ़ीवर आया था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का फ़ीवर आया था और मुझे मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। स्टार्टिंग में मैं बिना सपोर्ट के चल भी नहीं सकता था। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आमतौर पर या तो उसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती है या लेट बनती है। न्यूरोलॉजी में कई ऐसे केस होते हैं, उनमें से ये एक है। हम लोग सुनते आए हैं आसपास पड़ोस में कि किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो इंसेफेलाइटिस एक आम बीमारी है जो कि ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होती है। और इंसेफेलाइटिस के जो लक्षण होते हैं, फीवर, उसके बाद में हेडेक, उसके बाद में पेशेंट के हाथ पैर का ऐंठना या फिर उनको झटके आना और उसके बाद में अर्ध कोमा या पूर्ण कोमा में चले जाना। 7 तारीख को सुबह मेरे बेटे को एकदम से दौरा टाइप का पड़ा। हम सब लोग घबरा गए, तो वहीं पर फिर बेहोशी की हालत में मैं कानपुर ले गया। पहले एक प्राइवेट अस्पताल में ले गया, 4 दिन वहाँ रहा, वहाँ से भी कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। फिर दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ पर भी हमको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। 4 दिन वहाँ भी मेरा बेटा एडमिट रहा। कई बार हम लोग ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस के पेशेंट को शुरुआत में नहीं भांप पाते या उसके लक्षण समझ में नहीं आते, क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजी के लक्षण के हिसाब से कुछ अन्य चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि साइकाट्रिक मैनिफेस्टेशन होते हैं, जिनको हम लोग न्यूरोसाइकाट्रिक मैनिफेस्टेशन होते हैं। शुरुआती अवस्था में इस बीमारी में लोग मानसिक परेशानी सोचते हैं, नींद ना आने की समस्या, हल्का चिड़चिड़ापन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ये बीमारी अपना भयावह रूप लेती है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसी तरह का जो हमारा केस है आज का, मिस्टर अंकित कुमार, इनको तेज बुखार के साथ में समस्या उत्पन्न हुई। इसके बाद इनको कुछ मानसिक पीड़ाएं होने लगी, मानसिक समस्याएं होने लगी, जिसके लिए इन्होंने लोकल हॉस्पिटल में दिखाया। शुरुआत में हल्का फुल्का आराम मिला, लेकिन उसके बाद में चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ी और बीमारी इतना उग्र रूप ले लिया, अगले 2-3 दिन के अंदर पेशेंट लगभग आधे कोमा में चला गया और उसका बुखार और उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल खो चुका था। फिर जब मुझको लगा कि मेरे बेटे की हालत बिगड़ रही है, तो मैं सीधे 14 तारीख की रात 12 बजे वहाँ से सीधे मेदांता हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता हूँ और ठीक 2:30 बजे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ के स्टाफ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, मैं उसका आभारी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के हालात कुछ दूसरे हैं। यहाँ पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिला मेरे बेटे को। पहले संदीप मित्रा जी ने उनको देखा, उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर प्रदीप सर एवं डॉक्टर पुष्पेंद्र सागवान जी ने मेरे बेटे का इलाज किया। जिस समय इनको हम लोगों ने देखा इमरजेंसी में, उसके बाद में फिर इनको क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एडमिट किया गया, जहाँ पे इनका शुरुआती ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन इनके जो न्यूरोलॉजी के लक्षण थे और जो साइकाट्रिक मैनिफेस्टेशन थे, वो दोनों ही अनकंट्रोल्ड रहे। इसकी वजह से बाद हम लोगों ने इनको न्यूरोलॉजी में ट्रांसफ़र लिया। आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये सस्पिशन हुआ कि पेशेंट को एक इन्फेक्टिव इंसेफेलाइटिस ना हो करके इनको नॉन इन्फेक्टिव इंसेफेलाइटिस, जिसमें भी सस्पिशन ये रखा कि ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस हो सकती है। हम लोगों ने जो इनको इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने की मेडिसिन दी, उसके बाद नेक्स्ट डे ही पेशेंट का वेंटिलेटर हट गया और अगले 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट लगभग अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो अपने हिसाब से करने लगे, बताने लगे और मुंह से सेमी सॉलिड फूड लेने लगे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों ने दिखाई, उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। यहाँ पर जो टीम होती है इलाज के लिए, वो बेहतर इलाज करती है और यहाँ पूरी टीम पूरी तरीके से केयर करती है। मैं इसके लिए सदैव आभारी रहूँगा। मेदांता अस्पताल का आभारी हूँ, यहाँ के स्टाफ का आभारी हूँ, आप सभी लोगों का आभारी हूँ। ऐसे पेशेंट्स में हमें अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आखिर ये बीमारी, ये प्रॉब्लम होती क्यों है। सबसे बड़ा वजह अभी तक जो रिसर्च में निकल के आया है कि इम्यूनिटी का डिसरेगुलेशन की वजह से, जिसको हम लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो एक डिफेंस है। कभी कोई इन्फेक्शन बाहर से लगता है या अपने ही नेचुरल जो चीज़ों को डिफेंस करने के लिए बॉडी में एक इम्यूनिटी का सिस्टम बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर की जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे शरीर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं या ब्रेन के कुछ टिश्यू होते हैं, उनके खिलाफ ही वो एंटीबॉडी बनने लगती हैं। तो उनके खिलाफ जब एंटीबॉडी बनती हैं
वो एंटीबॉडीज़ हमारे पार्ट को ही, हमारे शरीर के सामान्य पार्ट को ही डैमेज करने लगती हैं। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ ने मुझे जो सपोर्ट दिया और उस हिसाब से मैं अभी थोड़ा सा चल सकता हूँ और अच्छे से बात भी कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैं बिना कुछ बोल भी नहीं सकता था और मुझे कुछ याद भी नहीं है जैसे कि क्या हुआ था मेरे साथ, कैसा हुआ था। बट अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया और अब मैं मतलब थोड़ा बिना सपोर्ट के चल भी सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ और एक्सरसाइज कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, बस लेटा रहता था। मुझे कुछ स्टार्टिंग का कुछ याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं याद है। अगर ट्रीटमेंट में डिले होती है तो जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक दीमक की तरह जो ऑटो इम्यूनिटी के रूप में हो रही है, वो उस पार्ट के, ब्रेन के पार्ट को डैमेज करती चली जाती है। उसके बाद भी अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि रिकवरी हो, लेकिन कुछ पार्ट या कुछ ब्रेन के फंक्शन जिसमें कि मेमोरी, बिहेवियर, स्लीप, ये चीज़ें हमेशा के लिए कई बार परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। तो क्विक रिकग्निशन एंड क्विक एक्शन, बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सच पेशेंट्स। तो कभी भी अगर किसी पेशेंट्स को फीवर के साथ में इस तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं जिसमें कि न्यूरो और साइकेट्रिक जो कि पहले से नहीं है और अचानक से उत्पन्न हुए और वो फीवर के साथ में हैं या फीवर के साथ नहीं भी है, लेकिन हमें उनका कोई बेसिस नहीं पता चल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है पेशेंट के साथ में, लेकिन फिर भी साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे हमें न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और टाइम रहते ही उसका डिटेक्शन और उपचार हो जाए तो हमें पूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है।